दोस्तों कभी कभी इंसान का अतीत इतना रहस्यमय होता है कि वो उसके वर्तमान को भी अंधेरे में धकेल देता है। ऐसे ही एक साधारण सी महिला जो सड़क पर बेसुध और याददाश्त खो चुकी हालत में मिलती है, लेकिन फिर उसके रिलेटेड बहुत ही डरावने रहस्य सामने आते हैं। वो भयानक हरकतें करने लगती है और जल्दी सामने आता है कि उसके भीतर कोई खतरनाक और शैतानी आत्मा छुपी हुई है। तो कहानी का हीरो जब महिला की मदद करने के लिए निकलता है तो उसकी राह उसे एक पुराने और सुनसान हवेली तक ले जाती है, जहाँ पर सदियों से छुपे हुए रहस्य और भयानक परछाइयां जिंदा उठती है। हर मोड़ पर बढ़ता हुआ डर और अनजानी आवाजें इस कहानी को और भी रहस्यमय बना देती है। अब आखिरकार कौन है वो आत्मा, अतीत में ऐसा क्या राज छुपा हुआ है और क्या इस शापित हवेली से सच पता करके इस आत्मा से छुटकारा मिलेगा या नहीं, यही देखेंगे हम आज की डरावनी कहानी में, जिसका नाम है ना निन्ना बिदलारे। IMDb पर मिले इस फिल्म को 7.1 आउट ऑफ 10 और इस मूवी का डरावना ट्विस्ट देखकर आपका दिमाग भी हिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ यूट्यूबर्स को दिखाया जाता है जो कि घोस्ट हंटर नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और उनकी टीम में टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, 4 लड़के और 1 लड़की। ये लोग अलग अलग हॉन्टेड प्लेसेस पर जाकर ये पता लगाते हैं कि वो जगह सच में हॉन्टेड है या नहीं। अब आज रात ये लोग कटले काठू नाम के गांव में आए होते हैं और गांव वालों का ऐसा कहना था कि यहाँ पर गिरू दादा का घर हॉन्टेड है। रात को जो भी वहां पर जाता है वो कभी वापस लौटकर नहीं आता। अब इसी बात में कितनी सच्चाई है इसी का पता लगाने के लिए ये लोग यहाँ पर आए होते हैं। अब इस टीम के मेन बंदे के हाथ में हम एक बड़ा सा डिवाइस देखते हैं जो कि भूतों के बारे में सिग्नल देता था। अब काफी देर होने के बावजूद भी यहाँ पर उन्हें कोई भी भूत जैसी एनर्जी दिखाई नहीं देती या फिर कुछ भी सस्पिशियस महसूस नहीं होता। अब एक भी साइन ना मिलने की वजह से इन लोगों को लगता है कि ये जगह बिल्कुल भी हॉन्टेड नहीं है। लोग बेवजह इस जगह से डर रहे हैं, लेकिन तभी अचानक एक स्मोक जैसी चीज उन सभी टीम मेंबर को दिखाई देती है जो उनके बीच में से निकलती हुई पीछे वाली खिड़की को तोड़ते हुए बाहर निकलती है और तभी अचानक वो डिवाइस भी सिग्नल देने लगता है। अब वो लोग खिड़की से बाहर देखने लगते हैं तो सामने झूले पर एक साया दिखाई देता है। ये लोग तुरंत ही भागकर वहां पर चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन तब तक वो साया वहां से गायब हो चुका था। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ देखा था लेकिन वो कहाँ गायब हो गया। अब अगले ही पल वो साया उन्हें फिर से घर के अंदर दिखाई देता है तो फिर ये लोग घर के अंदर उसे पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन तब तक वो आत्मा फिर से गायब हो जाती है। अब घर के जिस एरिया में वो आत्मा उन्हें दिखाई दी थी ये सभी लोग वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। तभी फिर से डिवाइस में सिग्नल दिखने लगता है और वो उसे फॉलो करते हुए सभी लोग एक रूम में पहुंच जाते हैं। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते तभी अचानक उनके ऊपर कोई अटैक करने लगता है। वहां आसपास जितनी भी चीजें थी, बुक्स वगैरह, वो उनके ऊपर गिरने लगती है। सारा सामान उनकी तरफ उछल कर आता है, इसलिए अब ये सब लोग डर जाते हैं और भागकर वहां पर कहीं छुपने लगते हैं। कोई टेबल के नीचे छुप जाता है तो कोई पर्दे के पीछे छुप जाता है तो कोई तो दरवाजे के पीछे छुप जाता है। तभी अचानक वहां पर उन लोगों को कोई डिमोनिक फिगर दिखाई देती है जिसकी बॉडी जलते हुए अंगारे की तरह दिख रही थी। अब टेबल के नीचे वाला बंदा उसके पैरों को देख पाता है कि वो उसके आसपास से जल रही है और ये नजारा देखकर वो काफी डर जाता है। फिर वो डिमोनिक आत्मा पर्दे के पीछे वाले बंदे को हंट करती है और उसे गिरा देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पर्दा हवा में फ्लोट होने लगता है और फिर एकदम से उस बंदे के फेस से लिपट जाता है, जिस वजह से बहुत ही दर्दनाक तरीके से उस आदमी की मौत होती है। इस तरह से अब एक एक करके बाकी के 2 लड़के भी मारे जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम उस टीम के लीडर और उस लड़की को देखते हैं जो कि खुले में ही घूम रहे थे, लेकिन तभी एक नाइफ उठकर आता है और सीधा उस आदमी के गर्दन पर लग जाता है, जिससे कि उस आदमी की भी वहीं पर मौत हो जाती है। अब लास्ट में बची थी सिर्फ वो लड़की। वो जैसे तैसे करके वहां से निकलकर अपने कार तक आती है, लेकिन तभी उसके हाथ के ऊपर खून की बूंदें गिरने लगती है। अब जैसे वो ऊपर देखती है तो कोई उसके ऊपर अटैक कर देता है और इस तरह से दोस्तों घोस्ट हंटर की पूरी टीम यहाँ पर मारी जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम ऋषि नाम के एक लड़के को देखते हैं। उसे ब्रिज के नीचे नदी के किनारे एक लड़की घायल हालत में मिलती है। वो उसे उठाकर तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाता है। अब इसी दौरान वो उस लड़की के हाथ पर चार्वी नाम का एक टैटू देखता है, जिससे कि उसे समझ में आ जाता है कि इस लड़की का नाम चार्वी होगा। अब कुछ टाइम बाद वो डॉक्टर से पूछता है कि अब चार्वी की हालत कैसी है डॉक्टर। तो डॉक्टर उसे बताती है कि अब वो खतरे से बाहर है, जल्द ही रिकवर हो जाएगी, लेकिन एक दिक्कत है, वो अपनी पूरी याददाश्त खो चुकी है। वो कौन है, कहाँ से आई है, उसका नाम क्या है, उसे कुछ भी याद नहीं। अब दोस्तों लगभग 1 साल तक चार्वी का इलाज चलता है, लेकिन उसकी मेमोरी में कोई भी सुधार नहीं आता।
इसी दौरान ऋषि चार्वी को अपने घर पर रखता था। तो अब एक दिन डॉक्टर उसे सजेस्ट करती है कि तुम चार्वी को कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जाओ, नई नई जगह दिखाओ, शायद उससे कुछ याद आ जाए। इसी के साथ वो कहती है कि पुलिस चार्वी के घर वालों को पता लगा सकती है, इसलिए इस मामले में तुम्हें पुलिस से हेल्प लेनी चाहिए। तो डॉक्टर के कहने पर ऋषि पुलिस स्टेशन में जाकर बात करता है। अब वहाँ पर एक ऑफिसर होता है जो ऋषि का दोस्त था। वो उससे पूछता है कि तुम पुलिस के पास पहले क्यों नहीं आए, एक साल का वेट क्यों किया। जिस पर ऋषि कहता है कि क्योंकि चार्वी मुझे जिस हालत में मिली थी उससे मुझे शक था कि कहीं उसके घर वाले उसके दुश्मन तो नहीं, यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी वगैरह का चक्कर भी हो सकता था। इसलिए चार्वी की सेफ्टी के लिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैंने सोचा कि जब उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी तो तब मैं कोई एक्शन लूंगा। लेकिन अब देखते देखते एक साल बीत गया है और उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आया है, इसलिए मजबूरी में मुझे आपके पास आना पड़ा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ऑफिसर उससे कहता है कि ठीक है, मुझे कुछ दिनों का टाइम दो, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ और फिर तुम्हें बताता हूँ। अब इसी बीच ऋषि चार्वी को घुमाने फिराने के लिए ले जाता है, उसे कई सारी जगह दिखाता है, लेकिन फिर भी चार्वी को कुछ भी याद नहीं आता। अब एक दिन ऋषि को ऑफिसर का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि चार्वी के बारे में उसे ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला है, बस उसे एक बात पता चली है कि एक साल पहले माडेकेरे डिस्ट्रिक्ट के कट्टाडेकाडु पुलिस स्टेशन में चार्वी की मिसिंग रिपोर्ट फाइल की गई थी। तुम वहाँ के इंचार्ज के पास जाकर बात करो, शायद वहाँ पर तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जिसके बाद ऋषि चार्वी को लेकर अपने फ्रेंड प्रशांत और मीना के साथ कट्टाडेकाडु के लिए निकलता है। वहां पर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। रास्ते में ऋषि एक आदमी से पूछता है कि कट्टाडेकाडु यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है। वो आदमी कहता है कि यहाँ से 25 किलोमीटर तो दूर होगा, आप यहाँ से सीधा जाकर लेफ्ट ले लीजिए। लेकिन वो आगे उन्हें ये भी कहता है कि आप वहाँ पर मत जाइए। वो कहता है कि रास्ता बहुत ही खराब है, रात को वहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं होगा और ये ठीक भी नहीं है। मेरी मानो तो आप सुबह चले जाना, यही आपकी सेफ्टी के लिए ठीक रहेगा। अब उनके साथ लड़कियां भी थी तो ये लोग रिस्क नहीं लेते और रात को एक होटल में जाकर स्टे करते हैं। फिर उसके अगले दिन हम देखते हैं ऋषि प्रशांत को लेकर कट्टाडेकाडु पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। अब यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जिस बंदे ने मिसिंग रिपोर्ट फाइल की थी वो कभी लौटकर दोबारा यहाँ पर पता करने के लिए आया ही नहीं। उसका नाम भी उन्हें पता नहीं चल पाता, क्योंकि दोस्तों असल में बारिश का पानी पुलिस स्टेशन के अंदर आने की वजह से कुछ फाइलें करप्ट हो गई थी और वो फाइलें खराब होने की वजह से उस कंप्लेंट करने वाले बंदे का नाम मिट चुका था, लेकिन एड्रेस बचा हुआ था। और दोस्तों ये एड्रेस और कहीं का नहीं बल्कि किरुदादा स्टे उसी हॉन्टेड घर का था जिस बंगले को हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। और उस हॉन्टेड जगह के बारे में इन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। खैर अब वो दोनों आसपास के लोगों को चार्वी की फोटो दिखाकर गेरुदादा स्टेट के बारे में पूछते हैं, लेकिन ना तो कोई उस जगह के बारे में बता रहा था और ना ही कोई चार्वी को पहचान रहा था। ऋषि को यह सब कुछ देखकर बहुत ही अजीब लगता है कि जब चार्वी इसी गांव की रहने वाली है तो कोई उसे क्यों पहचान नहीं रहा है। अब इसी दौरान वहां से आगे बढ़ते वक्त ये लोग एक बूढ़े आदमी से गेरुदादा स्टेट वाले घर के बारे में पूछते हैं, लेकिन ये सुनते ही वो आदमी पागल सा हो जाता है। कहता है कि वहां पर कोई घर नहीं है, सब कुछ जल चुका है, तुम वहां मत जाना, वो घर भूतिया है, वहां पर मौत का साया है और कुछ नहीं। अगर तुम वहां पर गए तो तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी, मौत, इसलिए तुम लोग यहाँ से लौट जाओ। अब ऐसी बातें सुनने के बाद उन दोनों का मूड खराब हो जाता है, इसलिए वो दोनों मूड फ्रेश करने के लिए एक जगह पर रुककर नारियल पानी पीने लगते हैं। तो यहाँ पर प्रशांत कहता है कि बड़ी अजीब सी बात है, क्या पुलिस को नहीं पता था कि वो घर जल चुका है, और अगर पता था तो हमें ये एड्रेस क्यों दिया। तभी नारियल पानी वाला उनकी बातें सुन लेता है। वो कहता है कि साहब जरूर आपको ये बात उस पागल बुड्ढे ने बताई होगी कि वो घर जल चुका है। ऋषि कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता। नारियल वाला कहता है कि सर वो बंदा सबसे यही कहता है कि वो घर जल चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में वो घर सालों से बंद पड़ा है, वहाँ कोई नहीं रहता। वहाँ पर क्या हुआ था ये बस एक राज ही है। गाँव वालों का तो मानना है कि वो घर भूतिया है, इसलिए कोई भी उस घर के आसपास नहीं जाता, सब लोग डरते हैं। लेकिन वहाँ की सच्चाई क्या है इसका अंदाजा किसी को नहीं है। तो ऋषि कहता है कि हम एक काम करते हैं यार, वहाँ पर जाकर देखते हैं, शायद हमें कुछ काम की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फिर वो दोनों उस आदमी के बताए हुए रास्ते से उस घर तक पहुंच जाते हैं। अब ये लोग अंदर जाकर छानबीन करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। तो ये लोग वहाँ से वापस जाने लगते हैं और तभी मीना का कॉल आता है। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और चार्वी के बारे में बताते हुए कहती है कि चार्वी कहीं मिल नहीं रही है, वो अचानक ही कहीं गायब हो गई। अब ये सुनकर ऋषि परेशान हो जाता है। वो तुरंत ही प्रशांत को लेकर होटल पहुंचता है। तो मीना उन्हें बताती है कि हम दोनों रूम में थे, लेकिन चाबी रूम से बाहर चली गई। मुझे लगा कि वो कहीं टहलने के लिए गई होगी, लेकिन फिर वो वापस ही नहीं आई और अब वो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिल रही है। अब ऋषि होटल के स्टाफ से सीसीटीवी चेक करने के लिए कहता है, जिसमें कि वो लोग देखते हैं कि चार्वी अजीब से हरकतें कर रही है और फिर वो होटल के बाहर जाकर एक आदमी की कार छीनकर वहां से भाग जाती है। ये देखकर ऋषि तो हैरान हो जाता है, क्योंकि चार्वी को तो ड्राइविंग नहीं आती थी
फिर वो यहाँ से कार लेकर कैसे चली गई। अब वो कार जिसकी थी वो बंदा वहीं पर बगल में खड़ा होता है। उस आदमी की कार में जीपीएस लगा हुआ था, जिसकी हेल्प की वजह से ये लोग चार्वी को ट्रैक करने लगते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि चार्वी तो उसी गेरुदा स्टिक वाले हॉन्टेड घर में जा रही है। तो ये देखकर प्रशांत कहता है कि भाई जरूर यहाँ पर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, हमें तुरंत ही वहां पर जाकर देखना होगा। तब यहाँ पर मीना होटल में ही रुकती है और वो दोनों उस जगह पर देखने के लिए जाते हैं। अब चार्वी जिस कार से आई थी वो कार बाहर ही खड़ी थी, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अब वो अंदर जाकर चेक करते हैं तो वही डिमोनिक एंटिटी उन्हें हॉन्ट करने लगती है। फिर अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है और वो दोनों उस घर के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। अब वहां पर सारे चीजें, टेबल चेयर वगैरह सब जोर जोर से हिलने लगते हैं और वो टेबल्स वगैरह उनकी तरफ उछल कर आती है, जिससे कि वो लोग बाल बाल बचते हैं। तभी उन लोगों को चार्वी एक चेयर पर बैठी हुई दिखाई देती है, जो कि पजेस हालत में थी। उसके बाद वो उछलकर वॉल पर चढ़ जाती है और बहुत ही गुस्से में ऋषि को देखने लगती है। सच में ये सीन बहुत ज्यादा डरावना होता है। फिर वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तभी यहाँ पर ऋषि को बचाने के लिए प्रशांत एक लकड़ी के हिस्से से चार्वी को जोर से मार देता है। अब सर पर वार होने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर ऋषि बेहोश चार्वी को गोद में उठाकर उसे वहां से ले जाने लगता है, लेकिन तभी चार्वी की बॉडी हवा में फ्लोट होने लगती है और इस तरह से वो दूसरी जगह पर चली जाती है। अब चार्वी को जिस आत्मा ने पजेस किया था वो कहता है कि चार्वी मेरी है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और ना ही मैं इस जगह को छोड़कर कहीं जाऊंगा। इस तरह से वो जोर जोर से चीखती चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि ऋषि और प्रशांत कल रात हुई अजीब घटना के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि कोई आदमी उन्हें खिड़की से झांक रहा है। वो चार्वी को ही देख रहा था तो ऋषि कहता है कि चाचा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वह आदमी तुरंत ही वहां से भागने लगता है, लेकिन ये दोनों उसका पीछा करते हैं, जल्दी उसे पकड़ लेते हैं। अब वो लोग देखते हैं कि ये तो वही बूढ़ा आदमी है जो उन्हें रास्ते में मिला था और ये घर जल गया है ऐसा उसने बताया था। अब उन्हें लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो ऋषि बहुत ही गुस्से में उसे पूछता है कि बताओ तुम हमसे क्या छुपा रहे हो। तो अब वो आदमी उन लोगों को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है और तब जाकर हमें इस घर का राज पता चलता है। वह आदमी बताता है कि मेरा नाम रामन्ना है, पूरे 1 साल के बाद मैंने बिटिया को देखा, इसलिए उससे बात करने के लिए चला आया। ऋषि उससे पूछता है कि तुम चार्वी को कैसे जानते हो। तो रामन्ना कहता है कि उसका नाम चार्वी नहीं बल्कि अंजलि है। तो ऋषि पूछता है कि तो फिर उसके हाथ पर चार्वी नाम का टैटू क्यों है। रामन्ना बताता है कि चार्वी उसकी बहन का नाम था, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। 10 साल पहले चार्वी की मौत हो गई थी एक बीमारी की वजह से और उसी की याद में अंजलि ने वो टैटू बनवाया था। अब चार्वी की याद और ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए मेरे साहब अपना घर बेचकर गांव से बाहर रहने के लिए गए थे। फिर सालों के बाद जब अंजलि बिटिया बड़ी हुई तो वो वापस आ गए। उन्होंने इस घर को खरीदा था और मैं यहाँ पर काम करता था। अब फ्लैशबैक में हम यहाँ पर देखते हैं कि रामन्ना के साथ सरोज नाम की एक मेड भी यहाँ पर काम करती थी। अब एक रात को रामन्ना जब अपना काम खत्म करके घर पर जा रहा था तो बीच रास्ते में उसे एक लड़की बेहोश हालत में मिली, जिसे वो अपने घर पर ले आया और उसकी अच्छी तरीके से देखरेख की। जब उसे होश आया तो उसे लेकर वो अंजलि के घर पर आ गया और उन्हें बताया कि ये लड़की उसे बेहोश हालत में मिली थी और इसके घर वालों का पता भी नहीं लग रहा। ऊपर से ये लड़की बोल भी नहीं सकती, बेचारे गूंगी है। अब जब अंजलि उस लड़की को देखती है तो उसे उस लड़की में अपनी बहन चार्वी दिखाई देती है, इसलिए वो अपने डैड से कहती है कि जब तक इसके घर वाले नहीं मिल जाते क्या तब तक हम इसे हमारे साथ रख सकते हैं। अब पहले तो उसके डैड मना करते हैं, लेकिन फिर अंजलि की जिद की वजह से वो मान जाते हैं। ये देखकर अंजलि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उस लड़की को अपने बहन की तरह ही ट्रीट करने लगती है। उसके साथ खेलना, झूला झूलना, अपने हाथों से उसे खाना खिलाना, यहाँ तक कि वो उसे एक बार कहती है कि चलो मैं तुम्हें नहला देती हूँ, लेकिन वो लड़की मना कर देती है। अंजलि उसे कहती है कि अरे मैं तुम्हारी बहन जैसी तो हूँ, शर्माओ मत, लेकिन फिर भी वो मना कर देती है। लेकिन फिर हम यहाँ पर एक अजीब बात नोटिस करते हैं। जब अंजलि नहाने के लिए जाती है तो वो लड़की उसे छुप कर नहाते हुए देख रही थी। तभी अंजलि के डैड उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं और उसे डांट कर भगा देते हैं। अब एक दिन सरोजा अंजलि के डैड से आकर कहती है कि साहब मुझे आपको कुछ बताना है, वो गूंगी लड़की वो सही नहीं है, वो एक गंदी लड़की है। अंजलि बिटिया को लेकर उसकी इरादे ठीक नहीं है। वो छुपकर अंजलि के कपड़े सूंघ रही थी और तो और वो उसके झूठे कप में चाय पीती है, छुपकर उसे नहाते हुए देखती है। तो अंजलि के पिताजी कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ, मैं देख लूंगा। लेकिन अब सरोजा को यह सब बताते हुए उस लड़की ने देख लिया था। फिर कुछ टाइम बाद रामन्ना घबराते हुए अंजलि के डैड के पास आता है और उन्हें बताता है कि सरोज का मर्डर हो गया है, किसी ने उसके सर को पत्थर से कुचलकर उसे मार दिया। अब अंजलि के डैड को यह सब कुछ बहुत ही अजीब लगता है। फिर वो उससे पूछते हैं कि इस लड़की के घर वालों का कुछ पता चला। रामन्ना बताता है कि नहीं साहब, अभी तक कुछ पता नहीं चला, मैंने पूरे गांव में इस लड़की के बारे में पूछ लिया, लेकिन कोई भी इसे नहीं जानता। अब अंजलि के डैड को पक्का यकीन हो जाता है
कि इस लड़के में जरूर कुछ गड़बड़ है। अब अगले दिन वो फिर से छुपकर अंजलि को नहाते हुए उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन इस बार वो उसे जमकर सुनाते हैं। अंजलि की माँ कहती है कि क्या हुआ, इस बच्ची को आप क्यों डांट रहे हो? तो अंजलि के डैड कहते हैं कि ये कोई बच्ची नहीं बल्कि शैतान है, शैतान। और वो उसकी सारी घटिया हरकतें बताते हैं। अंजलि भी ये सब कुछ जानकर शॉक रह जाती है। अब अंजलि के डैड उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं, लेकिन वो लड़की उसके हाथ को काटकर वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर अंजलि के डैड उसके बाल पकड़ लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। वो विग के बाल होने की वजह से वो उनके हाथ में आ जाते हैं। और यहाँ पर एक चौंका देने वाली बात पता चलती है कि वो कोई लड़की नहीं है बल्कि एक लड़का था जिसने लड़की का मेकअप किया था। इसलिए दोस्तों जब अंजलि उसे नहाने के लिए कह रही थी तो उसने मना कर दिया था। और उसने अपने गूंगेपन का नाटक इसलिए किया था ताकि उसके आवाज से लोग उसे पहचान न पाए। अब अंजलि उसे देखती है तो वो उसे पहचान लेती है। वो उसे पहले से ही जानती थी। अब वो लड़का यहाँ पर कन्फेस करता है कि कैसे उसने उस मेड सरोज को पत्थर से पीट पीट कर मार डाला, और ये सब कुछ उसने अंजलि को पाने के लिए किया। वो अंजलि से कहता है कि तुम मेरी हो और मेरी ही होकर रहोगी, तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। इस तरह से वो अंजलि के डैड पर भी अटैक कर देता है। अंजलि को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। जब उसकी माँ उसे छुड़ाने के लिए आती है तो उसे नाइफ से स्टैब कर देता है। अंजलि को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर अंजलि के डैड उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं और अंजलि को वहां से भागने के लिए कहते हैं। और वो उस लड़के के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देते हैं। यहाँ इस तरफ हम अंजलि को देखते हैं, वो डर के मारे बहुत तेजी से भाग रही थी। अब रामाना उसे भागते हुए देखता है और उसके पीछे पीछे जाता है। यहाँ पर अंजलि भागते हुए ब्रिज के पास आ जाती है और तभी उसका पैर फिसलने की वजह से वो नीचे नदी में गिर जाती है। अब रामाना उसे गिरते हुए देख लेता है, उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। वो यही बात बताने के लिए घर पर आता है, लेकिन यहाँ पर तो चाकू लगने की वजह से अंजलि की माँ की मौत हो चुकी थी। अंजलि के डैड रोते हुए रामन्ना को सब कुछ बता देते हैं, लेकिन अब उन्हें रामन्ना से एक और सैड न्यूज मिलती है कि अंजलि ब्रिज से नदी में गिर गई है। अब ये सुनकर अंजलि के डैड तो पूरी तरीके से टूट जाते हैं। उनका ध्यान उस लड़के की तरफ जाता है और वो कहते हैं कि इसी शैतान की वजह से मैंने अपने पूरे परिवार को खो दिया, मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगा। वो उस लड़के को पुलिस के हवाले नहीं करते बल्कि उसे खुद ही जिंदा जला देते हैं। लेकिन मरते हुए भी वो लड़का कहता है कि अंजलि सिर्फ मेरी है, मैं लौटकर जरूर आऊंगा। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट में। अब यहाँ पर हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर किसकी आत्मा थी जिसने अंजलि को पजेस किया था। फिर ऋषि पूछता है कि अंजलि के फादर का क्या हुआ। रामाना बताता है कि 1 साल पहले अंजलि की मिसिंग रिपोर्ट उन्होंने ही फाइल की थी, लेकिन अंजलि बिटिया का कुछ पता नहीं चला तो वो इस गांव को छोड़कर कहीं चले गए। तब से उनकी कोई खोज खबर नहीं है कि वो जिंदा भी है या फिर नहीं। अब ऋषि रामाना से पूछता है कि अच्छा ये बताओ, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला था कि वो घर जल चुका है। रामाना कहता है कि मुझे लगा कि आप लोग उस लड़के के बारे में पता करने के लिए आए हो, पुलिस से बचने के लिए मैंने ऐसा कहा था। उसके बाद वो उसे उस पोल को दिखाता है जिससे बांधकर उस लड़के को जलाया गया था। अब इससे पहले ऋषि भूत प्रेत आत्माओं पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था, पहली बार उसने ऐसा कुछ सुना और देखा था। अब रामाना उसे बताता है कि वो एक आदमी को जानता है जो उनकी मदद कर सकता है, और वो उसे अपने साथ शंकरा नाम के गुरुजी के पास लेकर जाता है। दोनों ही गुरुजी को सारी बात बताते हैं। तो गुरुजी उनकी बातें सुनने के बाद उन्हें कहते हैं कि तुम लोगों ने सब कुछ तो बता दिया, लेकिन उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अभी हमें उस लड़के के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए पहले तुम लोग उस लड़के के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आओ। वो लड़का कौन था, उसका नाम क्या था, वो कहाँ से आया था, उसकी फैमिली कौन थी, ये सब जानने के बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगा। जिसके बाद ऋषि गुरुजी से विदा लेकर उस लड़के के बारे में पता करने के लिए निकल जाता है। सबसे पहले वो रामाना से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास उस लड़के के रिलेटेड कोई चीज है। रामाना उसे बताता है कि जब वो मुझे मिला था तो उसकी ड्रेस पर खून लगा था, तो तब मैंने उसे एक दूसरी ड्रेस ला कर दी थी, और वो खून वाली ड्रेस अभी भी मेरे पास है। फिर ऋषि उसके साथ जाकर जब उस ड्रेस को चेक करता है तो उस ड्रेस के एक पॉकेट में उसे एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन मिलता है। ऋषि वो प्रिस्क्रिप्शन लेकर सीधा गांव के मेडिकल स्टोर पर जाता है और उस दवाई के बारे में पूछता है। उसे देखने के बाद मेडिकल वाला कहता है कि अब तो ये दवाई हमारे यहाँ पर नहीं मिलती, एक लड़के के लिए हम इसे मंगवाते थे, उसे कोई रेयर डिसीज था, लेकिन 1 साल से वो ये दवाई लेने के लिए नहीं आया। पता नहीं उसने दवाई लेना क्यों बंद कर दिया। अब ये दवाई ज्यादा यूज नहीं होती थी, इसलिए हमने भी उसे मंगवाना बंद कर दिया। ऋषि उसे पूछता है कि ये दवाई किस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर दी गई थी। अब उस डॉक्टर का नाम होता है रविंद्रनाथ। जिसके बाद ऋषि डॉक्टर रविंद्रनाथ के पास पहुंचता है और उस पेशेंट के बारे में डिटेल्स मांगता है। पहले तो वो डॉक्टर मना करता है, कहता है कि ये हमारे रूल के खिलाफ है, लेकिन जब ऋषि उसे सारी बात बताता है तो मामले की गंभीरता को समझते हुए डॉक्टर उसे सब कुछ बता देता है कि उस पेशेंट का नाम प्रवीण है। और दोस्तों यहाँ पर एक और बहुत ही शॉकिंग ट्विस्ट रिवील होता है। प्रवीण कोई 10 या 11 साल का लड़का नहीं था, बल्कि वो 28 साल का अडल्ट था।
उसे डीएचडी यानी कि ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी और बॉडी ग्रोथ रुक जाती है, ऐसी एक बीमारी थी। ये सब कुछ सुनकर तो ऋषि को तो यकीन नहीं होता कि ऐसा भी होता है। उसके बाद डॉक्टर उससे एक लड़के की फोटो दिखाकर पूछते हैं कि बता ना जरा इसकी एज कितनी होगी। तो ऋषि कहता है कि 12 या 13 साल। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, ये 32 साल का है। डॉक्टर बताते हैं कि लोगों को प्रवीण किसी बच्चे जैसा दिखाई दे सकता है, लेकिन असल में वो एक अडल्ट है। दूसरों की तरह नॉर्मल लाइफ ना मिलने के कारण वो डिप्रेशन में चला गया था। नॉर्मल लोगों से वो काफी ज्यादा नफरत करता था। वो कुछ ऐसी हरकतें करता था जिससे लोग उसे साइकोपैथ भी कहते थे। अब ये सब कुछ जानने के बाद ऋषि प्रवीण के घर पर जाकर उसकी माँ से मिलता है। वो यहाँ पर ये बहाना बनाता है कि वो जिन लोगों को प्रवीण जैसी बीमारी हो गई है वैसे लोगों पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है और डॉक्टर रविंद्रनाथ के रेफरेंस से मैं यहाँ पर आया। तो यहाँ पर प्रवीण की माँ अपने बेटे की पूरी कहानी उसे बताती है, जिससे हमें पता चलता है कि प्रवीण तो अपने स्कूल टाइम से ही साइको था। अब वो तो अंजलि के साथ सेम स्कूल में ही पढ़ता था और अंजलि प्रवीण की फ्रेंड थी। जब कोई भी लड़का अंजलि से बात करता था या फिर उससे दोस्ती करता था तो प्रवीण उस लड़के से लड़ पड़ता था। एक लड़के पर तो उसने कंपास से ही अटैक कर दिया था। इस हरकत की वजह से स्कूल वाले उसे रेस्ट्रिकेट भी करने वाले थे, लेकिन जैसे तैसे करके उसकी माँ ने ये मामला संभाल लिया। अब इसी दौरान प्रवीण को बहुत ही ज्यादा तरीके से हेयरफॉल होने लगा, जिससे कि उसके माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हो गए। वो सोचने लगे कि इतनी कम उम्र में ऐसा हेयरफॉल कैसे हो सकता है, इसलिए उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया। तब उन्हें इस रेयर बीमारी के बारे में पता चला। ये जानकर प्रवीण पूरी तरीके से टूट गया। उसके बाद उसने लोगों से मिलना बंद कर दिया। वो अकेला ही रहने लगा। वो अपने घर के फार्म हाउस में रहता था। तो यहाँ पर उसकी माँ ऋषि को फार्म हाउस दिखाती है, जहाँ पर मेकअप वगैरह का सामान पड़ा हुआ था और उससे कुछ ड्रेसेस भी मिलती है जो कि लड़कियों जैसे ड्रेसेस थी। ऋषि पूछता है कि आखिरकार वो इन सब का करता क्या था। प्रवीण की माँ बताती है कि वो इसी तरह के अलग अलग कपड़े पहनकर यहाँ पर नाटक जैसा कुछ करता था। इसी तरह से वो अपना टाइम बिताता था, लेकिन फिर अचानक ही वो कहीं चला गया और वापस ही नहीं आया। मैं उसी की याद में यहाँ पर बैठी हूँ और उसे याद करते हुए उसके डैड भी चल बसे। अब यहाँ पर ऋषि उन्हें बताता है कि देखिए माँ जी, आपके बेटे प्रवीण की मौत हो चुकी है। ये जानकर उसकी माँ टूट जाती है। उसके बाद हम देखते हैं ऋषि प्रवीण के बारे में सब कुछ जाकर गुरुजी को बता देता है, जिसके बाद गुरुजी प्रवीण से बात करने के लिए आते हैं। उसे समझाते हैं कि अंजलि के शरीर को छोड़ दो, लेकिन प्रवीण नहीं मानता। वो कहता है कि मैं अंजलि से प्यार करता हूँ, अंजलि सिर्फ मेरी है, मैं उसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तो गुरुजी उसे कहते हैं कि अच्छा, तुम अंजलि से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन क्या अंजलि भी तुमसे करती है? प्रवीण कहता है कि हाँ हाँ, वो मुझसे प्यार करती है और नहीं भी करती होगी तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब मुझे पता चला कि अंजलि की शादी होने वाली है तब मैं यहाँ पर तुरंत ही आ गया और मैंने ये सब कुछ नाटक करके अंजलि को हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन इससे में मेरी मौत हो गई। अब यहाँ पर गुरुजी कहते हैं कि अगर तुम अंजलि को नहीं छोड़ोगे तो मेरे पास कुछ और भी रास्ते हैं। फिर अगले दिन गुरुजी अपने शिष्यों के साथ वहां पर आते हैं। अपने तंत्र मंत्र शक्ति से अंजलि को काबू करके अपने साथ ले जाते हैं और उससे गुरु राघवेंद्र स्वामी के मंदिर में ले जाकर बांध देते हैं। अब इस आत्मा को यहाँ से भगाने के लिए एक अनुष्ठान किया जा रहा था, लेकिन तभी अचानक अंजलि रस्सियां तोड़कर आजाद हो जाती है। सबको वहां पर मारने पीटने लगती है। वो उस अनुष्ठान को रोकने के लिए जाती है, लेकिन बीच में एक सुरक्षा चक्र बना हुआ था जिससे वो पार नहीं कर पाती और उस सुरक्षा चक्र से उसे करंट लगने की वजह से वो दूर जाकर गिरती है, फिर एकदम से कहीं गायब हो जाती है। जब ऋषि उसे ढूंढने लगता है तो अचानक ही वो वहां पर आकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो उसे मारने वाली थी, लेकिन तभी वहां पर प्रवीण की माँ आ जाती है। वो उसे रोकती है और कहती है कि तुम अंजलि की बॉडी को छोड़ दो, लेकिन प्रवीण नहीं मानता। तो वो अपने बेटे को ही कोसने लगती है, कहती है कि कैसे मैंने एक शैतान बच्चे को पैदा कर दिया। अच्छा तो ये होता कि तुम पैदा होते ही मैं तुम्हें मार देती। फिर वो प्रवीण से कहती है कि अगर तुमने इस लड़की को नहीं छोड़ा तो मैं खुद को आग लगा दूंगी, जिससे कि अब मजबूर होकर फाइनली प्रवीण अंजलि की बॉडी को छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। एंडिंग में हम देखते हैं कि सब गुरुजी का आशीर्वाद लेकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन जाते वक्त जब गुरुजी अंजलि के सिर पर हाथ रखते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सा एहसास होता है। सब जाने के बाद गुरुजी अपनी पत्नी से कहते हैं कि खतरा अभी तक पूरी तरीके से टला नहीं है। प्रवीण अपने माँ के चलते अभी तो वापस चला गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अंजलि को नहीं छोड़ेगा, वो वापस आ जाएगा, वो उसे फिर से पाने की कोशिश करेगा। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रवीण की आत्मा अभी भी अंजलि का पीछा कर रही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।